चलो आज का एजेंडा क्या है कि कल का थोड़ा सा रिवाइज करना, राइट डिसीजन ट्री, एटलीस्ट स्प्लिटिंग क्राइटेरियाज। उसके बाद बेसिक एनसेम्बल टेक्निक्स देखना, जैसे मैक्स sorting है, एवरेजिंग है, वेटेड एवरेज है, ये 3 टेक्निक्स एटलीस्ट ये देखना। उसके अलावा और एक टेक्निक देखना, स्टैकिंग का देखेंगे अगर टाइम परमिट, टाइम मिला तो देखेंगे उसका, नहीं तो फिर वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना। थोड़ा सा केड्रो के बारे में मैं आपको बता दूंगा आज, ताकि धीरे धीरे हम ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क भी साइड बाय साइड सीखें। और आप सेम प्रोजेक्ट्स ऑस्ट्रेलियन वेदर डेटा सेट के ऊपर आपने ऑलरेडी काम किया है, तो वो डेटा लेके आपको केड्रो में ऑर्केस्ट्रेट करना है आपका एक्सपेरिमेंट। आपके पास सारे नोड्स रेडी है, नोड्स यानी फंक्शंस, पाइथन के फंक्शंस रेडी है उसके लिए, राइट। बस आपको इंटीग्रेट करने हैं। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ उसका, और एक डेडिकेटेड सेशन रखेंगे उसके लिए बाद में। चलिए। सर ये मोस्ट ऑफ कंपनीज में, जैसे कि मैं भी लिंक्डइन पे जॉब प्रोफाइल में देख रहा हूँ, तो मोस्ट ऑफ कंपनीज में अपाचे एयरफ्लो भी पूछते हैं। तो अपाचे एयरफ्लो और केड्रो मतलब लाइक सेम अल्टरनेटिव है ना एक दूसरे के लिए? कौन सा अपाचे? अपाचे एयरफ्लो। पाइसपार्क अपाचे बोलते हैं। हाँ, एयरफ्लो क्या करता है, डैग्स बनाता है, राइट। डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ्स जिसको बोलते हैं हम, वो काइंड ऑफ सिमिलर है। एक आएगा तो दूसरा भी आएगा आपको जल्दी। अच्छा, ओके ओके। फिर आपके रिज्यूमे एक सीखना है, आपके रिज्यूमे में डालना है सब कुछ, फिर सब मसाला डालना है, और उसके अराउंड सिर्फ आपको 1-1 घंटा प्रिपेयर करते रहना है। उससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। फास्ट एपीआई या फ्लास्क को एक अगर सीखा आपने फास्ट एपीआई, तो फ्लास्क भी सीख जाएंगे, क्योंकि सिर्फ लाइब्रेरी में चेंज है बस, बाकी सारा कोड सिमिलर है, एग्जैक्ट सेम ही है कोड। तो वो हो गया आपका, राइट। फास्ट एपीआई एप्लीकेशन, स्ट्रीमलीट, फास्ट एपीआई और फ्लास्क, एक सीखा तो तीनों लगाना है आपके रिज्यूमे के ऊपर। फिर आता है डॉकर। डॉकर सीखने के लिए भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, राइट। डॉकर मतलब ये कंटेनराइज करना। यहाँ पे एक देखो, डॉकर में ऑलरेडी मैं डॉकर में हूँ एक, हमारा फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे हम एग्जिट करते हैं, देखो यहाँ पे आई हैव नो नेम, और ये कंटेनर में था, मैं स्नैपशॉट में। अब मैं बाहर आ गया एग्जिट करके। तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कंटेनराइज कैसे करते हैं एप्लीकेशंस को। तो इसको सीखने के लिए भी हार्डली 1 घंटा लगेगा। मैं आपको एक वीडियो बता दूंगा, ये वो देखना है पहले, और फिर मैं समझा दूंगा आपको कि डॉकर क्या होता है। वैसे ही छोटी छोटी चीजें वो हम देखते जाएंगे पैरेलली। चलो, डिसीजन ट्री के कोई स्प्लिटिंग क्राइटेरिया बता देगा मुझे, क्लासिफिकेशन के लिए कौन से है और रिग्रेशन के लिए कौन से है? शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन से। एंट्रोपी, गिनी इंडेक्स क्लासिफिकेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन रिग्रेशन के लिए। अच्छा, अब एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है, किसी को याद आ रहा है? वैसे तो याद करने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस समेशन i is equal to 1 to n pi into log of pi, और सब माइनस में, राइट। तो इसमें का क्या करते हैं हम, लॉग यूज करते हैं, राइट, एंट्रोपी में। और गिनी इम्प्योरिटी में, एंट्रोपी में 1 माइनस pi प्रोबेबिलिटी देखते दोनों की स्क्वायर कर 1 माइनस ये करते हैं। अब किसी को
लग रहा होगा कि अरे यार फॉर्मूला याद रखना है क्या, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं रखना, सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं कि इन दोनों में क्यों क्या डिफरेंस है, एंट्रोपी में और गिनी कोएफिशिएंट में, गिनी इंडेक्स में या फिर गिनी इम्प्योरिटी में। यहाँ पे लॉग यूज करते हैं हम एंट्रोपी में, लॉग टर्म में। तो लॉग टर्म में कैलकुलेट करने के लिए काफी समय लगता है, तो ये कॉम्प्यूटेशनली इंटेंसिव होता है ये टास्क। अगर आपने एंट्रोपी यूज किया तो हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा समय लगे। आप आपने अभी तक डमी डेटा के ऊपर काम किया होगा, 10,000 20,000 25,000 किसी ने, तो ये प्रॉब्लम नहीं दिखता आपको। बट जब आप लार्जर डेटा सेट के ऊपर काम करते हो तो ये प्रॉब्लम फिर हैंडल करने पड़ते हैं इस टाइप के। तो ये कॉम्पिटिशनली इंटेंसिव टास्क है, एक्सपेंसिव है, उस वजह से हम क्या करेंगे, गिन इंडेक्स यूज करेंगे। तो गिनी का भी सेम ही है, गिनी भी अगर जीरो है तो हम इंटरप्रेट सेम करेंगे, गिनी जीरो है तो नोड प्योर है। और एक आता है काय स्क्वेयर, राइट, काय स्क्वेयर वैल्यू। अब काय स्क्वेयर क्या है, इट्स अंडर रूट ऑफ एक्चुअल वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये है काय स्क्वेयर का। बट आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये पूछेंगे कि फिर ऑलरेडी आपके पास एंट्रोपी है तो गिनी क्यों यूज कर रहे हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम। गिनी और इंफॉर्मेशन गेन में क्या डिफरेंस है। इंफॉर्मेशन गेन क्या होता है, किसी को पता है, या फिर एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन में क्या डिफरेंस है। इंफॉर्मेशन गेन इक्वल टू 1 माइनस एंट्रोपी होता है, 1 माइनस एंट्रोपी होता है इसका फॉर्मूला। तो एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी लोअर द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी हायर द प्यूरिटी ऑफ नोड। लोअर द वैल्यू हायर द प्यूरिटी, और इसके अपोजिट है ये, हायर द वैल्यू हायर द प्यूरिटी। राइट, ये याद रखो। चलो अब हम देखेंगे बेसिक एंसेंबल टेक्निक्स। अब एंसेंबल यानी क्या होता है, एंसेंबल यानी ग्रुपिंग करना। ये जो है वर्ड एंसेंबल का मीनिंग है ग्रुप करना, ग्रुप, मल्टीपल रिग्रेसर्स, मल्टीपल क्लासिफायर्स का ग्रुप करना। क्लासिफिकेशन टास्क है तो मल्टीपल क्लासिफायर्स लेंगे हम, रिग्रेशन टास्क है तो मल्टीपल रिग्रेसर्स लेंगे। और जो भी एग्रीगेटेड रिजल्ट मिलेगा वो अपना फाइनल रिजल्ट होगा। अब एग्रीगेशन भी अलग अलग वे से करते हैं हम यहाँ पे, कहीं पे मैक्स वोटिंग करेंगे, मैक्स वोटिंग यानी जो डेमोक्रेसी में होता है कि कहीं
कई केस में एवरेजिंग करेंगे या फिर वेटेड एवरेज करेंगे लेंगे उनका, या फिर स्टैकिंग, ब्लेंडिंग, बैगिंग, बूस्टिंग, ये टेक्निक्स यूज करेंगे। स्टैकिंग मतलब स्टैक करना, राइट, एल्गोरिदम्स एक दूसरे के ऊपर स्टैकिंग करते जाना, ब्लेंडिंग करना, ये धीरे धीरे हम देखेंगे। आज ये टेक्निक्स एटलीस्ट देखेंगे 3, और उसके बाद ये 4, या फिर आज समय मिला तो ये स्टैकिंग भी देखेंगे। ये एडवांस बेसिक एंसेंबल टेक्निक्स है, ये बेसिक एंसेंबल टेक्निक्स है। तो हम जो जनरली यूज करते हैं फाइनल प्रोडक्शन में, ये 2 यूज करते हैं, बैगिंग और बूस्टिंग की। बाकी हम कभी यूज नहीं करते। और इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस भी नहीं आते यहाँ तक। ये आता है सीधा क्वेश्चन कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बैगिंग एंड बूस्टिंग, तो हम वो आगे जाके देखेंगे। बट आज के सेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जो अब हम मैक्स वोटिंग, एवरेजिंग और वेटेड एवरेज देख रहे हैं। बस ये आप सब लोग सिखाते हैं, राइट, तो हमें भी वो सीखना है। सब लोग पढ़ते हैं तो हमें भी पढ़ना है। बट इम्पॉर्टेंट ये 2 टेक्निक्स है, बैगिंग और बूस्टिंग सिर्फ। देखो यहाँ पे एल्गोरिदम बेस्ड ऑन बैगिंग और बूस्टिंग, ये एल्गोरिदम्स हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। जो आप अभी यूज भी कर रहे हो, कुछ कुछ एल्गोरिदम, जैसे रैंडम फॉरेस्ट है, एडा बूस्ट, जीबीएम, एक्सजी बूस्ट, लाइट जीबीएम, कैट बूस्ट, जो विवेक बोल रहे थे राइट अभी कि उन्होंने कैट बूस्ट यूज किया या एक्सजी बूस्ट यूज किया, ये क्या है, बूस्टिंग टेक्निक्स है। बूस्ट नाम ही है उसका, उनका बूस्ट, एडा बूस्ट। तो हम ये भी देख लेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में। बाकी तो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ये, क्योंकि वैसे भी सिंपल ही है। मैक्स वोटिंग नाम से ही पता चल रहा है कि अंदर क्या होता होगा, बट फिर भी हम एक बार देख लेंगे। अब देखो एनसेम्बल लर्निंग क्या होती है, उसकी थ्योरी एक बार हम पढ़ लेंगे। सपोज you are a movie director and you have created a short movie on a very important and interesting topic. Now you want to take preliminary feedback ratings on the movie before making it public. What are the possible ways by which you can do that? आपने एक मूवी निकाली बट पब्लिक राइट रिलीज होने से पहले आप वो फीडबैक लेना चाहते हो, तो आप कौन कौन से वे में फीडबैक लोगे? तो काफी सारे वेज है उसमें। You may ask one of your friend to rate a movie for you. Now it's entirely possible that the person you have chosen loves you very much and doesn't want to break your heart by providing 1-star rating to the horrible work you have created. तो हो सकता है कि आपका दोस्त 1 स्टार ना दे अगर आपकी मूवी खराब भी है तो। फिर दूसरा वे क्या है? Another way could be asking 5 colleagues to rate your movie. This should provide a better idea of the movie. अब आप एक की जगह 5 लोगों को वही सेम क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मूवी कैसी है, मूवी कैसी है। दिस मेथड में प्रोवाइड ऑनेस्ट रेटिंग फॉर योर मूवी, बट प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट। कौन सा प्रॉब्लम है यहाँ पे अब? कि ये जो 5 लोग हैं वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं होंगे ऑन दैट टॉपिक ऑफ योर मूवी। They might understand the cinematography, the shots or the audio, but at the same time may not be the best judge of dark humor. तो हो सकता है कि ये काफी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ना हो उसमें, और आपने रैंडमली 5 लोगों को उठाया आपकी मूवी को रेट करने के लिए। और उसका भी एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, कुछ अच्छे पॉइंट्स है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है। Then how about asking 50 people to rate a movie, some of which can be your friends, some of them can be your colleagues, some of them even be total strangers. तो 50 लोगों को आप पूछ रहे हो, तो इस केस में जो रिस्पांस मिलेगा वो थोड़ा सा और ज्यादा जनरलाइज्ड होगा और डाइवर्सिफाइड होगा।
तो हम ये बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा बेटर अप्रोच है, क्योंकि 50 लोगों को अगर आप पूछ रहे हो तो कोई पॉजिटिव देंगे, कोई निगेटिव रेटिंग देगा, और आप एग्रीगेटेड रेटिंग आप एक्सेप्ट करोगे क्यों। With this example, you can infer that diverse group of people are likely to make better decisions as compared to individuals. Similar is true for diverse set of models in comparison to a single model. This diversification in machine learning is achieved by the technique called ensemble learning. तो वही टेक्निक है। एक एक अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ एक मॉडल को पूछ रहे थे। अभी क्या करेंगे, हम मल्टीपल मॉडल्स को पूछेंगे। वो होमोजीनियस होंगे मॉडल्स या फिर हेट्रोजीनियस होंगे। होमोजीनियस मतलब डिसीजन ट्री है तो 100 डिसीजन ट्री है, उन्हीं को हम रैंडम फॉरेस्ट बोलेंगे, राइट। एक एक डिसीजन ट्री की जगह अब हम एक फॉरेस्ट ले रहे हैं, फॉरेस्ट को पूछ रहे हैं। जैसे हम गाड़ी लेने के लिए जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जो सेल्स मैनेजर है उसका ओपिनियन पूछ के वो गाड़ी लेंगे। नहीं, ऐसा हम नहीं करते, राइट। हम 10-15 लोगों से पूछ लेते हैं, अरे गाड़ी लेनी है मुझे, इतना इतना बजट है मेरा, कौन सी लूँ, कौन सी अच्छी है। तो काफ़ी लोग काफ़ी सजेशंस देंगे आपको, और वो यूजफुल होते हैं, हमें भी पता है काफ़ी यूजफुल होते हैं उनके सजेशंस। और हम फिर एग्रीगेट करके एक गाड़ी ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक एक बंदे को पूछेंगे या फिर खुद को पूछेंगे और गाड़ी लेंगे, ऐसा भी नहीं करते हम ओपिनियन लेते हैं। तो उन्हीं को बोलेंगे हम एनसेम्बल लर्निंग। ग्रुप का डिसीजन जो भी होगा उसको हम एग्रीगेट करेंगे। अब देखो यहाँ पे सिंपल सिंपल 3 टेक्निक्स है। एक को हम मैक्स वोटिंग बोलेंगे, दूसरे को एवरेजिंग, और तीसरे को वेटेड एवरेजिंग। वन बाय वन देख लेते हैं कि ये क्या होता है, मैक्स वोटिंग क्या होती है। मैक्स वोटिंग, the max voting method is generally used for classification problems. In this technique, multiple models are used to make predictions for each data point. The predictions made by model are considered as a vote. The predictions which we get from the majority of the models used as final prediction. हम ये वोटिंग की तरह, मतलब हम डेमोक्रेसी में जैसे वोटिंग काम करती है उस टाइप यहाँ पे भी वोटिंग काम करेगी। और मान के चलो कि मेरे पास 3 मॉडल है और 3 मॉडल में से 2 मॉडल मुझे आउटपुट सेम दे रहे हैं और एक मॉडल डिफरेंट दे रहा है, तो मैं दो जो मॉडल आउटपुट दे रहे हैं वो एज अ फाइनल आउटपुट मानूंगा। इसको बोलेंगे हम वोटिंग। फॉर एग्जाम्पल, when you asked 5 of your colleagues to rate your movie, we will assume 3 of them rated it as 4 while 2 of them give gave it as 5. Since the majority gave a rating of 4, the final rating will be taken as 4. जैसे यहाँ पे देखो, कलिक 1 ने 5 रेटिंग दी आपकी मूवी को, कलिक 2 ने 4 दी, कलिक 3 ने 5 दी, कलिक 4 ने 4, या इसने भी 4 दी और इसने भी 4 दी। तो मैक्सिमम लोगों ने 4 वोटिंग दी है, इसलिए आपकी फाइनल रेटिंग भी 4 होगी, ना कि 5। ये है मैक्स वोटिंग क्लासिफायर। अब यहाँ पे देखो, एस्केलन एनसेम्बल में ये आती है टेक्निक वोटिंग क्लासिफायर बोल के। तो वोटिंग क्लासिफायर में आप क्या करो, मल्टीपल मॉडल्स बनाओ। मॉडल 1, मॉडल 2। अब यहाँ पे तो 2 ही बनाए हैं, बट आप ज़्यादा भी बना सकते हो, 4, 5, 10 जितने भी आप चाहते हो। बट उसका एक ड्रॉबैक है, राइट। वो क्या है, वो कॉम्पिटिशनल इंटेंसिव होगा फिर आपका क्लासिफायर, काफ़ी समय लगेगा 1 वर्सेस 5-10 यूज़ करना। अब यहाँ पे 2 यूज़ किए हैं। और वोटिंग क्लासिफायर में एस्टिमेटर्स, ये दोनों एस्टिमेटर्स आपने पास किए पैरामीटर्स। एस्टिमेटर्स इक्वल्स टू LR और मॉडल 1। आइडियली ये LR नहीं होना चाहिए, ये मॉडल 1 और मॉडल 2 होना चाहिए, पता नहीं।
ठीक है, या सर फिर ये DT ठीक है, स्टैंड एलआर फॉर मॉडल 1 है, उसका सिर्फ नाम चेंज किया है इन्होंने, राइट। एलआर को मॉडल 1 को एलआर नाम दे दिया है, और मॉडल 2 नाम दिया है एस्टिमेटर्स को। आप डायरेक्टली एस्टिमेटर्स इंपोर्ट कर सकते हो विदाउट रीनेमिंग इट। बस, और ये आपका फिटिंग और स्कोरिंग, फिर आपको ये पता है फिटिंग करना। और ये स्कोर क्या है, कोई बताएगा? वोटिंग है शायद मैक्सिमम। नहीं, ये R2 स्कोर है। रिग्रेशन है इसलिए R2। सॉरी, ये R2 स्कोर अगर रिग्रेशन है तो है, अगर क्लासिफिकेशन है तो ये स्कोर क्या है? ये एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी है। हाँ, accuracy। सेम है। रिग्रेशन टास्क में है तो ये R2 स्कोर है, क्लासिफिकेशन टास्क में है तो एक्यूरेसी है। अब दूसरी एनसेम्बल टेक्निक कौन सी है? एवरेजिंग, एवरेज करना। ये भी आपको पता है कि कैसे एवरेज करते हैं। अगर 5 कलीग है और 5 ने ये रेटिंग दी है तो उनका एवरेज निकालो, सिर्फ 4.4। अभी एवरेजिंग को स्केलर वालों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है अभी तक। तो जैसे यहाँ पे वोटिंग क्लासिफायर हम एक्सप्लिसिटली देख पाते हैं, यहाँ पे नहीं देखते। यहाँ पे अगर देखोगे आप तो देखो, 3 मॉडल लिए हमने, 3 मॉडल के ऊपर डेटा फिट किया, और फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? प्रेडिक्शन 1, प्रेडिक्शन 2, प्रेडिक्शन 3, प्रेडिक्ट प्रोबा कर रहे हैं हम। प्रेडिक्ट प्रोबा मतलब प्रेडिक्ट प्रोबेबिलिटीज ऑन एक्स टेस्ट। प्रोबेबिलिटीज हम रिजल्ट में मिल रहा है हमें प्रोबेबिलिटी, और फिर उसको आप एवरेज आउट करो उस प्रोबेबिलिटी को। जैसे अगर मैं बोलूं कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मुझे एक मॉडल ने दी 0.7, दूसरे मॉडल ने दी 0.78, यहाँ पे 7078, और तीसरे मॉडल ने दी मुझे प्रोबेबिलिटी 0.81। तो इसका एवरेज करेंगे हम इन तीनों वैल्यूज का। हो सकता है कि ये 0.77 कुछ अराउंड आ जाए, और ये आपका फाइनल आंसर है। फिर इसको आप 0.5 से ऊपर है इसलिए आप 1 में कन्वर्ट करोगे और बोलोगे कि देयर विल बी रेन टुमारो। इसलिए प्रोबेबिलिटीज प्रेडिक्ट करते हैं हम वहां पे, और ऐसे ही मॉडल लेते हैं जो प्रोबेबिलिटीज प्रेडिक्ट कर सकती है। सारे मॉडल्स हम नहीं यूज करेंगे सर, क्योंकि सब मॉडल्स प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट करने की फैसिलिटी नहीं देते हमें। तो जो देते हैं उन्हीं को यूज करेंगे हम इसमें, एवरेजिंग में। तो एक बेटर प्रेडिक्शंस, बेटर रिजल्ट्स देता है ये भी टेक्निक, क्योंकि हम तीनों का अब 3 क्लासिफायर्स का एग्रीगेशन कर रहे हैं अलग अलग, तो मोर एक्यूरेट होगा वो, इंस्टेड कि हम एक ही क्लासिफायर यूज करें। यहाँ पे डिसीजन ट्री, के नियरेस्ट नेबर्स, ये तो आगे जाके पढ़ेंगे हम, के नियरेस्ट नेबर्स वगैरह। बट अभी के लिए इतना याद रखो कि हम कोई भी क्लासिफायर ले सकते हैं यहाँ पे, एक्जिबोस्ट, रैंडम फॉरेस्ट, जो भी लेना है आपको। मला मुझे एक मिनट दे दीजिए, मैं आता हूँ। चलो, सॉरी। तो सर जैसे जैसे हम लोग वैसे कंपनी करते हो तो मतलब सिंपल वाला कम्युनिकेट करते हो।
क्या बोले अजय, आपका आवाज क्लियर नहीं था। जैसे मॉडल है हमारा है, सिंपल मॉडल हम लोग यूज करते थे पहले, लीनियर का है, लॉजिस्टिक है, तो वो तो कभी यूज नहीं करते हो, यही यूज करते हो एडवांस वाले। नहीं नहीं, इससे भी एडवांस है, इससे भी एडवांस बैगिंग और बूस्टिंग वो जनरली यूज करते हैं, क्योंकि एक ही मॉडल में इंटरनली सब कुछ होता है। सब ये जो रैंडम फॉरेस्ट में मान के चलो कि मल्टीपल ट्रीज होते हैं, राइट, 100 एस्टिमेटर्स, 500 एस्टिमेटर्स हम पास कर सकते हैं। एक जी बूस्ट में होता है, ऐसा होता है कि एवरेजिंग नहीं करते हम, जो प्रीवियस लर्नर है उसके एरर से सीख लेता है अगला अगला लर्नर, और वैसे ही हम वीक लर्नर से स्ट्रॉन्ग एक लर्नर बनता है, और वो एज अ फाइनल मॉडल हम यूज करते हैं। तो जनरली जो अभी यूज करते हैं हम, जैसे आपने भी यूज किया है रैंडम फॉरेस्ट, एक्जी बूस्ट, उसकी एक्यूरेसी आप देखोगे थोड़ी सी आपको हायर साइड में मिल रही है, तो उसका रीजन ये हम जनरल यूज नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं यूज करते। बट अगर मान के चलो कि वैसे भी रैंडम फॉरेस्ट और डिसीजन ट्री आप सॉरी, रैंडम फॉरेस्ट और एक्जी बूस्ट आपको दो मॉडल्स लेने हैं, तो यहाँ पे ले लो वो दो मॉडल्स, राइट, और उसका एग्रीगेट करो रिजल्ट, या फिर वोटिंग में करो, वोटिंग क्लासिफायर यूज करो, एक रैंडम फॉरेस्ट दे दो, दूसरे और दो एडवांस एल्गोरिथम दे दो जो कि ऑलरेडी बैगिंग और बूस्टिंग के हैं, और उसको फिर और भी बेहतर बनाओ वोटिंग क्लासिफायर से या फिर एवरेजिंग से। ये भी हो सकता है, ये भी करके देखो। बट पता नहीं रियल लाइफ में कोई अभी तक मैंने ये नहीं देखा है कि किसी ने यूज किया है ये टेक्निक। बट आपको अगर अच्छी एक्यूरेसी आ रही है रियल लाइफ में ये यूज करके, तो यही यूज करो, मैं तो बोलूंगा। अगर आपका डेटा उतना ज़्यादा नहीं है, तो आपका डेटा अगर 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख है, और जो आपके टैबुलर एक तो डेटा है, कॉलम की साइज कम है, कॉम्पिटिशनली इंटेंसिव टास्क नहीं है, तो उसके लिए तो आप यूज कर ही सकते हो ऐसी टेक्निक्स। ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सी टेक्निक यूज करनी है और कौन से वे से जाना है, क्योंकि लेटेंसी भी फिर इशू क्रिएट करती है रियल लाइफ में। लेटेंसी यानी क्या, आप यूज तो कर रहे हो 4-5 मॉडल्स ऐसे, जैसे एक टास्क में हमने क्या किया था, 7 मॉडल्स यूज किए, तो 7 मॉडल स्पेसी के थे, स्पेसी लाइब्रेरी यूज करके हमने 7 मॉडल्स बनाए, और हर एक मॉडल अलग अलग नेम्ड एंटिटी रिकॉग्नाइज करता था, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्नाइज करता था नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन में हर एक मॉडल। तो ऐसे ही 3, 4, 5, 6, 7 मॉडल हमने बनाए। अब ये हो क्या रहा है यहाँ पे, 7 मॉडल बनाने के बाद जो लेटेंसी आ रही थी हमारी, लेटेंसी मतलब कितना ड्यूरेशन लगता है, एक अगर आप रिक्वेस्ट भेजते हो, मान के चलो कि एक मॉडल बनाया आपने और वो डिप्लॉय किया, बार बार तो ट्रेनिंग नहीं दोगे, हाँ, आप एक ही बार ट्रेनिंग, आपने जब भी ट्रेनिंग दी है, आप ये 7 मॉडल्स उठाओगे और प्रोडक्शन में डाल दोगे एंड पॉइंट के ऊपर। अब ये 7 मॉडल प्रेडिक्ट कर रहे हैं, आपके 7 मॉडल साइमल्टेनियसली प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो उसकी लैटेंसी काफी बढ़ती है। लैटेंसी यानी रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम इन सातों में से, और सातों में को एग्रीगेट करके जो भी फाइनल रिस्पॉन्स टाइम, उसको बोलते हैं हम लेटेंसी। लेटेंसी काफी हाई होती है उस केस में। तो जनरली लेटेंसी हाई मतलब कितनी, 2.5 सेकंड्स होती थी, अराउंड 2.5 सेकंड्स। अब 2.5 सेकंड्स को विद इन 1 सेकंड लेके आना है। तो फिर हमने क्या किया, इनको, ये सारे मॉडल्स पिकल फॉर्मेट में थे, अब इनको कन्वर्ट किया हमने स्पेसी कंपैटिबल फॉर्मेट में, जो कि मल्टीपल मॉडल फोल्डर स्ट्रक्चर आता है इसमें। तो एक तो ये किया, और इस सारे मॉडल्स को जीपीयू पे लोड किया हमने, जीपीयू प्रेफर, जीपीयू एक होता है उनका कोड कि जीपीयू प्रेफर करो अब, और फिर उसके बाद एसी डॉट लोड यूज करो कमांड। पिकल डॉट लोड यूज करते हैं हम पिकलिंग के लिए, बट अभी क्या करो, स्पेसी डॉट लोड यूज करो कमांड, और उससे क्या करो, आप लोड करो ये सारे मॉडल्स को। एक तो ये वे है कि जीपीयू यूज करना यहाँ पे, तब जाके हमें 1 सेकंड नहीं
फिर मिला हमें अराउंड 600 मिली सेकेंड लेटेंसी मिली, एवरेज लेटेंसी। और जो 99 परसेंटाइल लेटेंसी थी, 99 रिक्वेस्ट के लिए 99 परसेंटाइल, वो हमें मिली अराउंड 3.7 सेकंड्स, जो पहले थी हमारी अराउंड 16 सेकंड्स थी पहले। तो शुरुआत में ये वाली लेटेंसी 16 सेकंड से हमने 8 सेकंड तक हम लेके आए थे उसको। 8 सेकंड्स, क्योंकि हमने थोड़ी सी बेटर मशीन यूज की थी। जो N1 स्टैंडर्ड 8 आती है 30 GB की रैम वाली मशीन, उसकी जगह N1 स्टैंडर्ड 32 यूज की। और रिप्लिकास भी काफी बड़ा है, रिप्लिकास यानी उनके रिप्लिकेट्स, राइट, वो भी काफी बड़ा है। उसके बाद जाके 8 सेकंड आई। 16 to 8 तो हम लेके आए, बट 8 से रिड्यूस करने के लिए अब हमने फिर GPU यूज किया। अब पहले क्या करते थे हम कि ये जो मॉडल से सिक्वेंशियली लोड करते थे और सिक्वेंशियली उनसे प्रेडिक्शन करवाते थे। बट सिक्वेंशियली करने की जरूरत है नहीं, हम उसको पैरेलली भी कर सकते हैं। अब पैरेलली कैसे किया हमने, यहाँ पे शुरुआत में जहां हमने 16 सेकंड से 8 सेकंड तक लेटेंसी लेके आए 99th वाली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरेज टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट 99th परसेंटाइल टाइम। तो ये कैसे लेके आए हम, यहाँ पे एक थ्रेड पुलिंग होती है पाइथन में, थ्रेड पुलिंग ये यूज किया हमने। ये आपके लिए होमवर्क है अब कि थ्रेड पुलिंग क्या होती है, पैरेललाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, पैरेललाइजेशन यूजिंग थ्रेड पुलिंग। यूजिंग थ्रेड पुलिंग या फिर प्रोसेस पुलिंग क्या होती है, आप फाइंड आउट करो और मुझे कल बताओ विथ इम्प्लीमेंटेशन। जो प्रोसेस है, आप ये जो मॉडल अलग अलग प्रोसेस होता था, एक डेटा आता था, डेटा हर एक मॉडल, एक मॉडल ने दे दिया आउटपुट, फिर दूसरे मॉडल में जाता था, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवे, फिर ऐसे करते करते फिर हमें क्या होता था, ये सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग से डेटा जाता था। अब ये क्या होगा, पैरेललाइज करने के बाद ये पैरेलल प्रोसेस करेगा, एट ए टाइम साथ में भी जाएगा ये, यही डेटा 1 by 1 नहीं जाएगा इसके होने के बाद, ये यहाँ पे नहीं। और वैसे लोडिंग भी हमने की, लोडिंग भी पैरेललाइज लोडिंग की। ये जो सीक्वेंशियल लोडिंग भी होती थी, हमारे नोटबुक में हम लोड करते हैं मॉडल, राइट, मैंने बताया था आपको लोड कैसे करते हैं पिछली बार। वो जो लोडिंग है उसका भी टाइम रिड्यूस किया हमने। ठीक है, चलिए फिर और एक टेक्निक देखते हैं, उसको हम बोलेंगे वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज क्या होता है, अब वेटेड यानी क्या, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, किसी को कम इंपॉर्टेंस देना। ऐसा क्यों करते हैं हम, जनरली हम क्रिटिक्स को, राइट, या फिर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को ज्यादा वेटेज देंगे, और बाकी जो नॉर्मल लोग हैं उनको कम वेटेज देंगे। इस केस में क्यों वेट कम देंगे, क्योंकि उनका नॉलेज नहीं है उतना कि हम हमारी मूवी को रेट कर पाए, तो इसलिए उनका उनका इम्पोर्टेंस कम है। मेरे लिए मायने किसका कौन रखता है, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स है। तो वैसे ही यहाँ पे है, हम वेटेड एवरेज में क्या करते हैं, किसको ज्यादा वेटेज देना है वो डिसाइड करते हैं। दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ एवरेजिंग मेथड, या काइंड ऑफ एवरेज है, बट सबको इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे। ऑल मॉडल्स आर असाइंड डिफरेंट वेट्स, डिफाइनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच मॉडल फॉर प्रेडिक्शन। For instance, if two of your colleagues are critics while others have no prior experience in this field, then the answers of these two friends are given more importance as compared to other people. अब जैसे यहाँ पे देखो,
5 multiply by 0.23, 4 multiply by 0.23, 5 multiply by 0.18, और इसको भी 18 दिया है। इन दो लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है हमने, और एवरेज कितना आया फिर? वेटेड एवरेज 4.41 आया। तो इन दो कलीग्स का वेटेज ज़्यादा है, कलीग 1 और कलीग 2। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, वो क्रिटिक है, और इनका एक्सपीरियंस कम है, तो इनका इम्पोर्टेंस भी कम है वेटिंग में। वैसे ही है हमारे यहाँ देखो, इस केस में हमने डिसीजन ट्री के नियरेस्ट नेबर्स, के और लॉजिस्टिक, ये 3 एल्गोरिदम्स बिल्ड किए मान के चलो, और 3 एल्गोरिदम्स को फिट किया, और यहाँ पे प्रेडिक्ट प्रोबा सेम कर रहे हैं हम, एवरेज आउट कर रहे हैं, बट यहाँ पे किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है और कितना इंपॉर्टेंस देना है वो अपने हाथ में है। अब हम क्या कर रहे हैं, डिसीजन ट्री को थोड़ा प्रेड 1 इंटू 0.3 दे रहे हैं, के को 0.3 दे रहे हैं, और लॉजिस्टिक को थोड़ा सा ज़्यादा दे रहे हैं। बट हो सकता है कि आप इसको रिवर्स करें, डिसीजन ट्री को ज़्यादा दे या फिर रैंडम फॉरेस्ट को ज़्यादा दे, अगर रैंडम फॉरेस्ट यहाँ पे है तो, क्योंकि ऑलरेडी वो फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट का ओपिनियन तो ले रहे हो, बाकी और भी 2 क्लासीफायर्स का ले रहे हो, तो हो सकता है उसका आप वेटेज थोड़ा सा बढ़ाओ। या फिर आप ये देखो कि मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है, इसकी टेस्ट एक्यूरेसी टेस्ट करो, टेस्टिंग की और ट्रेनिंग की, और उसके बाद ये इंडिविजुअल एक्यूरेसी टेस्ट करने के बाद सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी जिसकी है आ रही है, उसको आप थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा दो बाकी मॉडल्स के कंपैरिजन। ये भी हो सकता है, राइट? इसको हम बोलेंगे वेटेड एवरेज करना, और वेटेड एवरेज को भी एसकेलन वालों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो मैन्युअली इम्प्लीमेंटेशन करना है हमें इस टाइप। ये तो मैन्युअल है, राइट? नहीं तो आप एक खुद का एल्गोरिदम बनाओ और एसकेलन में कंट्रीब्यूट करो। यही चीज आप एक एल्गोरिदम में डाल दो, ये वाला, और खुद का लेके आओ एल्गोरिदम। फिर आपका जो भी एल्गोरिदम आएगा, हम वो यूज करके सिर्फ एक ही 1 लाइनर कोड यूज करेंगे, डॉट फिट, राइट? एज ए क्लासिफायर डॉट फिट, दैट्स इट। सर इसमें भी कंट्रीब्यूट करने के लिए टाइम लगता होगा, चेक करता हूँ पूरा वो। हाँ हाँ हाँ, टाइम तो लगता है, और वो काफी, चेक करता हूँ पूरा। राइट राइट, वैलिडेशन उनका स्ट्रांग होता है। या फिर एक्जीबूस्ट जैसा इंडिपेंडेंट खुद का ही खोलो, ओपन सोर्स। जैसे एक्जीबूस्ट पता है एसकेलन वालों का नहीं है, हमें काफी बार लगता है कि वो एसकेलन वालों का है, बट उनका खुद का है वो, एक्जीबूस्ट वालों का। यहाँ पे देखो एक्जीबूस्ट वालों का ये ये अलग है। ये लोग एसकेलन और ये अलग अलग है, तो ये अलग लाइब्रेरी हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है एक्जीबूस्ट नाम की। तो हम आगे जाके वो भी देखेंगे, एक्जीबूस्ट एल्गोरिथम क्या होता है, केएनएन क्या होता है, सब सब पढ़ने वाले हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। राइट, चलो अब एक 7 मिनट का ब्रेक लेंगे, और उसके बाद फिर से मिलेंगे।
चलो आ गए सारे। यस सर। सर बाकी लोग विवेकानंद, रोहित, सुशांत, मोनिका, वेद। सर आ रहा है ना? यस सर। यस सर, यस सर। वेद, यस सर। यस सर। ठीक है चलिए। चलो एक थोड़ा सा एक छोटा सेशन लेते हैं हम। मैं आपको ये बताऊंगा कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है, ये क्यों जरूरी है, राइट। और फिर उसके बाद स्टैकिंग की तरफ स्टैकिंग देखेंगे हम। पहले ये थोड़ा सा देखें कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्यों क्रिएट करना पड़ता है, वर्चुअल एनवायरनमेंट होता क्या है। अब मान के चलो कि आपकी एक वर्क स्टेशन है, ये मेरा वर्क स्टेशन है, तो यहाँ पे मैं डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करता जाता हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं है आपकी। अच्छा, अब देखो दिख रही है ना मेरी स्क्रीन? यस यस सर। यस सर। हाँ, तो अब ये सोचो कि मेरे पास एक वर्क स्टेशन है, मेरा लोकल वर्क स्टेशन है, और मैं अब क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करना चाहता हूँ मेरे वर्क स्टेशन में। एक मैं प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ, न्यूयॉर्क टैक्सी ट्रिप ड्यूरेशन प्रेडिक्शन, और उसके लिए जो भी लाइब्रेरीज लगती है, पांडास लगती है, नमपाई लगती है, साइकिट Scala. लगती है, राइट। और भी 2-3 मान के चलो, मैट प्लॉट लिब है, सीबॉर्न है, वो सारी लाइब्रेरीज लगती है मुझे। अब मैं उनका एक वर्जन इंस्टॉल कर रहा हूँ। अब वर्जन कुछ नहीं, मैं लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्योंकि हर बार मैं पिप इंस्टॉल पांडास करता हूँ। अब वैसे मैं वर्जन स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करता यहाँ पे, पिप इंस्टॉल क्या करता हूँ, पांडास नाम देता हूँ उसको। तो ऐसा नहीं कि पांडास इक्वल्स टू 0.3.4 ऐसा कुछ मैं लिख रहा हूँ, राइट। मैं सिर्फ पांडास लिखता हूँ। अब ये होता क्या है, ऐसा करने से, ठीक है, आप एकदम एडवांस जो भी अभी प्रेजेंट लाइब्रेरी है, इसका एडवांस वर्जन है, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता है। अगर वर्जन आपने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया तो क्या होता है, एडवांस वर्जन इंस्टॉल होता है जो लेटेस्ट है। अब सारे लेटेस्ट वर्जन आपने 2024 में इंस्टॉल किए आज के समय से, और ये प्रोजेक्ट रन किया, एंड टू एंड रन किया। अब आई अगली प्रोजेक्ट की बारी। अब आप तो डेवलपर हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर, राइट, डेटा साइंटिस्ट हो, तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर आप सालों साल लगे हुए हो। नहीं, 3 महीने में प्रोजेक्ट चेंज होता है। तो यहाँ पे 2-3 महीने में आपको एक नया प्रोजेक्ट मिला। अब न्यूयॉर्क टैक्सी डेटा प्रेडिक्शन नहीं, अब हमें मिला क्लासिफिकेशन का टास्क। और क्लासिफिकेशन डिसीज का क्लासिफिकेशन है। अब ये क्लासिफिकेशन का टास्क मिला। फिर से आप 2000 मान के चलो, अब 25 आया है। अब फिर से आप इंस्टॉल कर रहे हो पांडास, नमपाई, राइट, साइकिट लर्न, ये लाइब्रेरीज। या फिर आप अगर इंस्टॉल लेटेस्ट नहीं करोगे तो आप क्या करोगे, ये पुरानी ही लाइब्रेरी यूज करोगे। अब यहाँ पे हो सकता है कि फंक्शनैलिटीज ये पुरानी ही देती है, राइट, नई नई नहीं देती। शायद यहाँ पे आपको पाइथन का भी लेटेस्ट वर्जन लगेगा। अब क्लासिफिकेशन में 2-3 लाइब्रेरीज और आई है, तो वो जो है, वो लाइब्रेरीज पांडास के एकदम लेटेस्ट वर्जन को सपोर्ट करती है, पुराने वर्जन को सपोर्ट नहीं करती। क्लासिफिकेशन में कुछ ऐसी लाइब्रेरीज आई है। तो अब क्या करोगे, फिर पांडास का लेटेस्ट वर्जन फिर से इंस्टॉल करोगे, या फिर ये क्या करेगा, एक दूसरी लाइब्रेरी जैसे ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी अगर
कुछ ऐसी इस टाइप लाइब्रेरी आई है, तो आप क्या करोगे फिर, ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करते वक्त ये लाइब्रेरी एज अ साइड डिपेंडेंसी इसको इंस्टॉल कर रही है और इसका लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर रही है। तो ये तो पुराना वर्जन था पांडास का यहाँ पे, अब ये लेटेस्ट वर्जन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया इसके कारण। अब मुझे मुझे मैंने ये प्रोजेक्ट तो कंप्लीट कर दिया ये डिपेंडेंसी यूज करके, बट मैं स्विच कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के ऊपर, क्योंकि मुझे इस प्रोजेक्ट को रन करना है, सिर्फ रन करना है, क्योंकि ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना बनाया है। अब जब रन करता हूं तो पांडास की क्या है, नई डिपेंडेंसी है मान के चलो, और ये जो कोड बेस है वो पुराने डिपेंडेंसी के ऊपर है अवेलेबल, नई डिपेंडेंसी के ऊपर नहीं है, अपडेटेड डिपेंडेंसी के ऊपर। अब ये रन नहीं होगा, ये प्रोजेक्ट ही शायद रन ना हो, या फिर एक दो कोड की लाइनें रन ना हो, फिर से आपको चेंज करना पड़ेगा फिर आपको कोड। तो इन नटशेल क्या है, ये प्रोजेक्ट रन नहीं होगा, एक भी लाइन रन नहीं होती तो पूरा प्रोजेक्ट रन नहीं होगा डिपेंडेंसीज के कारण, क्योंकि डिपेंडेंसीज का इश्यू आ रहा है अब। इसलिए हम क्या करते हैं, ये पहले एक ही एनवायरनमेंट था, अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे ये दोनों एनवायरनमेंट को। अब क्या करेंगे, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट ऐसे क्रिएट करेंगे, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए दूसरा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे जो भी डिपेंडेंसीज है वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं है, ये क्लस्टर्स अलग अलग है, राइट। और ये आपका लोकल है, ये वाला लोकल में भी कुछ डिपेंडेंसी नहीं है, डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं लोकल में कोई भी। अब क्या करोगे, ये वर्चुअल एनवायरनमेंट में कोई भी एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल करोगे तो ये क्या करेगी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगी इससे। यहाँ पे पांडास का ओल्डर वर्जन पे ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है तो ये भी, और ये प्रोजेक्ट अगर न्यू वर्जन पे रन हो रहा है पांडास के, और ये पुराने वर्जन पे, ये ओल्ड वर्जन है, तो ये रन होता रहेगा, सिर्फ आपको ये एक्टिवेट करना है। अगर ये प्रोजेक्ट रन करना है तो ये क्या करना है आपको, इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को VENV को एक्टिवेट करके रखना है बस। और जब यहाँ पे काम करते हो आप तो इस वाले को एक्टिवेट करके रखना है बस, VENV को, इस VENV को एक्टिवेट करना है, इस प्रोजेक्ट के दौरान इसको एक्टिवेट करके आपको प्रोजेक्ट रन करना है बस, दैट्स इट। इसको बोलेंगे हम डिपेंडेंसी मैनेजमेंट टूल, पैकेज मैनेजर, पैकेज भी नहीं एक्चुअली इसको डिपेंडेंसी ही बोलते हैं, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। ये डिपेंडेंसी मैनेज कर रहा है, सालों साल आप काम करते रहोगे और हो सकता है कि ये पुराना फिर हो जाए, आप नए वाले पे शिफ्ट हो जाए तो पुराना फिर काम नहीं करेगा, अगर ऊपर नीचे कुछ फंक्शन चेंज हुआ है तो। सब प्रोजेक्ट रन हो, इसलिए हम क्या करेंगे, हर एक का अलग अलग एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, उस एनवायरनमेंट में उसकी जो भी डिपेंडेंसीज लगने वाली है वो सेव करेंगे, उसको हम बोलेंगे डिपेंडेंसी मैनेजर। ये क्या है, वर्चुअल एनवायरनमेंट डिपेंडेंसी मैनेजर है। मैं जो पढ़ाने वाला हूँ आपको ये VENV वर्चुअल एनवायरनमेंट पढ़ाने वाला हूँ। आप बाकी भी एनवायरनमेंट देख सकते हो, राइट, जैसे PyEnv है और एक, ये भी आप चेक कर सकते हो। और हमें धीरे धीरे पोएट्री की तरफ भी जाना है, पोएट्री में एक्सप्लेन करूंगा, या फिर आप देखो जैसे भी हमें समय मिलता है वैसे ये एक चेक करेंगे हम। ये पोएट्री क्या है, एक्चुअली ये डिपेंडेंसी, सिर्फ डिपेंडेंसी मैनेजर नहीं है, ये पैकेज मैनेजर भी है। अब ये क्या होता है आगे जाके देखेंगे, आज का स्कोप नहीं है ये, इसका काफी बड़ा यूज केस है, और हर लोग हर प्रोजेक्ट में सब लोग यही यूज कर रहे हैं आजकल, पोएट्री पैकेज मैनेजर। क्योंकि यहाँ पे भी एक दिक्कत आती है, मैं आपको बाद में बता दूंगा, या फिर वो धीरे धीरे बताता जाऊंगा, आज वो भी स्कोप के बाहर है, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड चीज है, मुझे अभी नहीं पढ़ानी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बट इसका काफी यूज केस है, और आज जो मार्केट में चल रहा है वो ये चल रहा है इतना एडवांस। ये पैकेज, पूरा पैकेज मैनेज करता है, मतलब आपका कोड भी मैनेज कर रहा है, ये कोड भी, यूनिट टेस्ट भी, सब कुछ मैनेज कर रहा है, इसलिए इसको पैकेज मैनेजर बोलते हैं। और ये जो मैनेज कर रहा है वो सिर्फ डिपेंडेंसी मैनेज कर रहा है, ये पूरा प्रोजेक्ट और सर्विंग रेपो, आपकी ट्रेनिंग रेपो कुछ मैनेज नहीं कर रहा है, आपके टेस्ट केसेस कुछ नहीं, बस ये डिपेंडेंसी मैनेजर है।
तो ये डिफरेंस है वर्चुअल एनवायरनमेंट डिपेंडेंसी मैनेजर वर्सेस पैकेज मैनेजर में। पोएट्री पैकेज मैनेजर है, पैकेज मैनेजर प्लस डिपेंडेंसी मैनेजर है। तो ये एडवांस चीज है, धीरे धीरे जाएंगे हम। अभी यहाँ देखो वर्चुअल एनवायरनमेंट, आप बोलोगे कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कैसे करेंगे। चलो उसका एक डेमो देख लेते हैं। टर्मिनल आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, यही दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखो मैं यहाँ पे लोकल में हूँ, ठीक है, ये लेस मैं करता हूँ, दिख रहा है ना मेरी स्क्रीन, या फिर ज्यादा बारीक हो गई, पता नहीं। ज्यादा हो गई, थोड़ा और हल्का से कर। ठीक है, मैं देखो अब ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो, जब मैं एलियास करता हूँ तो मैं एक डायरेक्टरी में हूँ। तो मैं जनरली हम क्या करते हैं, मैं वर्क डायरेक्टरी को बनाता हूँ। मैं जब मैं कंपनी में काम करता हूँ तब मैं क्या करूँगा, CD इंटू वर्क, ये वर्क डायरेक्टरी में जाऊँगा मैं। तो फिर एलियास करूँगा तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है मेरे पास, राइट। और एक है जेरेमी होवर्ड बोल के एक प्रोजेक्ट है मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ, CD इंटू जेरेमी होवर्ड में जाता हूँ। अब इसमें कुछ नहीं है, खाली प्रोजेक्ट है। मान के चलो कि आपके पास एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है, या फिर आपका एक बिगर प्रोजेक्ट है, इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम क्या है, इमेजरी प्रोजेक्ट्स है, सारे इमेज क्लासिफिकेशन के प्रोजेक्ट के ऊपर आप लगे हुए हो। इमेजरी अलग है, NLP के प्रोजेक्ट्स अलग है आपके कंपनी में, और आप दोनों में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो ये जो है, ये हो सकता है कि इकोसिस्टम का नाम हो आपके, जैसे इमेजरी प्रोजेक्ट है इमेज क्लासिफिकेशन के लिए। तो ये आप क्या करोगे, एक फोल्डर तैयार करोगे वर्क के अंडर इमेजरी, और दूसरा एक करोगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये दो अलग अलग रहेंगे आपके इसमें। तो मैंने यहाँ देखो, यहाँ पे एक इसमें आया हूँ, मैंने CD इंटू जेरेमी हॉवर्ड कर दिया है। अब मैं ये लिस्ट करता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, PMKDIR मेरी एक प्रोजेक्ट की रेपो बनेगी। अब प्रोजेक्ट की रेपो क्या बनेगी, न्यूयॉर्क टैक्सी डेटा प्रेडिक्शन। अब एक्चुअली इमेजरी बोल रहा हूँ मैं, बट न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क टैक्सी, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है। तो जब मैं एलएस करता हूँ तब ये डायरेक्टरी दिखती है मुझे। अब मैं क्या करता हूँ, इस डायरेक्टरी में CD इंटू न्यूयॉर्क टैक्सी में जाता हूँ, यहाँ पे एलएस करता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब ये प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डॉट पाइथन IPYNB जो भी आपकी नोटबुक फाइल है सब कुछ है, ऐसा स्ट्रक्चर ये यहाँ पे होगा, अज्यूम करो, राइट। और इसके साथ और एक वर्चुअल एनवायरनमेंट का फोल्डर होगा आपका। अब वो कौन सा होगा मैं आपको बता दूंगा, बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ये नया ओपन फोल्डर ही ओपन करता हूँ ताकि आपको ये पता चले।
अब देखो यहाँ पे जेरेमी हावर्ड हमारे प्रोजेक्ट का नाम, उसके अंडर ही एक न्यूयॉर्क टैक्सी बोल के और एक प्रोजेक्ट का नाम। अब न्यूयॉर्क टैक्सी में हो सकता है कि मुझे एक पाइथन की फाइल लगे, test.py फाइल्स में बना रहा हूँ अब पाइथन के फाइल्स। बट इसके बाहर मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे सिर्फ लिखता हूँ मैं import pandas as pd, इसको सेव करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है तो न्यू टर्मिनल में ऑलरेडी मैं यहाँ पे हूँ, एलियस करूँगा तो न्यूयॉर्क टैक्सी आ जाएगा। न्यूयॉर्क टैक्सी के बाहर ही मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये मेरा प्रोजेक्ट और उसमें भी कुछ फाइलें हैं। तो इसके पैरेलली सेम इसमें इस प्रोजेक्ट में जेरेमी हावर्ड में मैं और एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाऊंगा। अब इसका नाम क्या होगा, देखो यहाँ पे पाइथन 3 venv। आप क्या लिखोगे, पाइथन venv, दैट्स इट। पाइथन 3 लिखने की जरूरत नहीं है आपके केस में। तो मैं एंटर प्रेस करूंगा, ठीक है। पाइथन -m करना पड़ेगा यहाँ पे मुझे शायद। We notice that new environment has been created. Do you want to select it for workspace folder? तो देखो यहाँ पे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, venv नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली। मैंने जब ये सिंटैक्स यूज किया, ये कमांड यूज की। आप क्या करोगे, कौन सी कमांड, पाइथन -m venv, दैट्स पाइथन 3 करने की शायद जरूरत ना पड़े आपको। तो ये हो गया आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट, इसमें काफी सारे फोल्डर स्ट्रक्चर्स है। सर ये ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से वो कोड चेंज हो रहा है क्या? हाँ, मेरा मैक है, इसके कारण ये थोड़ा सा कोड चेंज है यहाँ पे। ये लिनक्स सर बीएनबी के जगह तो कुछ भी लग सकते हैं अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट कुछ ही नाम से। हाँ, वर्चुअल एनवायरनमेंट venv एक कमांड है। आप बोल रहे हो कि venv का नाम venv ही रखो, आप इसका नाम चेंज कर सकते हो। इसका नाम प्रॉपर वर्चुअल एनवायरनमेंट लिख सकते हो, राइट। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि टैक्सी एनवायरनमेंट, जो भी आपको लिखना है। बट ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर यही है जो मैंने अभी लिखी। कोई भी प्रोजेक्ट हो आप सेम कमांड रन करोगे, सबके लिए venv करोगे आप। सर ये VS कोड में ना आई हैव सर्टेन डाउट्स। एक्चुअली क्या होता है ना, मेरे इसमें ना वो कर्नल हमेशा सिलेक्ट करना पड़ता है, तो वो वैसे क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। कर्नल कौन सा कर्नल? वो जो ये रहता है ना हमारा कोड रन करने के लिए हम लोग कर्नल यूज करते हैं ना, पाइथन एनवायरनमेंट को आप सिलेक्ट कर लिया हाँ। करो। हाँ, उस केस में वो कैसे ऑटो सिलेक्ट कैसे करना है? ऊपर से आता है वो। हम देखेंगे, आप कनेक्ट वो करेंगे सर बाय तो फिर आज डिफॉल्ट वो करना ही पड़ता है सर, वो VS कोड में। मैंने वेज से भी कनेक्ट किया था, जुपिटर, हाँ, नोटबुक जब क्रिएट करते हैं ना हम लोग, वो वो नोटबुक के लिए सिलेक्ट करना पड़ता है हमेशा। हाँ, फर्स्ट टाइम। हाँ, एक ऑटो डिटेक्ट का भी आता है। ठीक है, वो एक बार हम कनेक्ट करके देखेंगे उसको क्या इशू आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे अब मल्टीपल फोल्डर्स, मल्टीपल फाइल्स बन गई है। एक्टिवेट की भी काफी सारी फाइल्स, एक्टिवेट PS1, एक्टिवेट फिश, एक्टिवेट CSH, pip3 वगैरह वगैरह, ये फोल्डर स्ट्रक्चर है। अब ये हमने एनवायरनमेंट तैयार तो किया बट एक्टिवेट नहीं किया। जब मैं पिप लिस्ट करता हूँ तब मेरी जो pip3 लिस्ट, अब ये जो सारी डिपेंडेंसीज है वो मेरे लोकल में है। देखो यहाँ पे पिप लिस्ट में जब करता हूँ तब अलॉन्ग विथ वर्जन पिप लिस्ट, इतनी सारी लाइब्रेरीज है। आइडियली एक भी लाइब्रेरी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे,
यहाँ पे सिर्फ 2 लाइब्रेरीज होनी चाहिए, मैं आपको वो भी बता दूंगा आगे जाके, सेटअप टूल्स और कुछ और एक है, बट इतनी सारी तो नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है ये लाइब्रेरीज। अब इसको क्या करोगे आप, एक pip freeze -r requirement.txt में डाल दोगे और सारे लाइब्रेरीज को अनइंस्टॉल करोगे। बस आपकी काम की जितनी है जुपिटर लैब वगैरह उतनी ही रखोगे, बाकी इतनी लाइब्रेरी रखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो venv ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैं इसको अब एक्टिवेट करता हूँ venv को। तो एक्टिवेट कैसे करूँगा मैं, venv in /activate। इसके लिए अलग है सिंटैक्स। देखो यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे आता है वो venv। आपके केस में ये थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज हो सकता है, आपके केस में शायद आप चेक करो, सोर्स venv/bin/activate.ps1 शायद आ जाएगा। यहाँ पे ये जो फाइल है उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, और मैक केस में इसको एक्टिवेट करना पड़ता है, ये यूज होती है फाइल इंस्टेड ऑफ दिस ps1। तो एक बार चेक कर लेना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस हाउ टू एक्टिवेट वर्चुअल एनवायरनमेंट जैसा हमने अभी देखा। मैं वो सर भी विंडोज में भी एक्टिवेट करता हूँ। ये है शायद venv/script/activate। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे स्क्रिप्ट्स भी नहीं है, क्योंकि ये मैक स्पेसिफिक डाउनलोड हुआ है शायद, बट आप चेक करोगे तो आपके केस में ये काम करेगी। स्क्रिप्ट वाली फाइल होगी हमारे में। हाँ, हाँ स्क्रिप्ट्स होगा, स्क्रिप्ट्स के बाद एक्टिवेट होगा, ये कमांड यूज होगा आपके केस में। उस केस में स्क्रिप्ट फोल्डर होता होगा हमारे पास। हाँ स्क्रिप्ट्स फोल्डर होता होगा विंडोज में, तो उसमें एक फाइल होती होगी, तो वो उसको एक्टिवेट करना है आपको। तो ये पाथ देना है, पाथ देते हैं सिर्फ, बस बाकी कुछ नहीं, ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। अब एक बार एक्टिवेट हो गया ये एनवायरनमेंट, तो मैं पिप लिस्ट करता हूँ, पिप लिस्ट, तो आप देख पाओगे यहाँ पे सिर्फ 2 लाइब्रेरीज हैं, ये जो पिप लगती है हमें पिप इंस्टॉल करने के लिए और सेटअप टूल्स सेटअप करने के लिए, बस बाकी कुछ नहीं है। अब ये बाहर की लाइब्रेरीज एक्सेसिबल भी नहीं है अब इस एनवायरनमेंट में। यहाँ पे जो भी करूँगा इस प्रोजेक्ट के लिए जो जितनी लगती है उतनी ही डाउनलोड करके मैं रन करूँगा इस पूरे प्रोजेक्ट को। हर वक्त मुझे venv एक्टिवेट करके रन करना पड़ेगा ये प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट में मेरी एक फाइल है, जेरेमी हॉवर्ड में एक फाइल है एलियस न्यूयॉर्क टैक्सी। अब मैं क्या करता हूँ, cd into न्यूयॉर्क टैक्सी में जाता हूँ,
अब ls करने के बाद एक टेस्ट फाइल है, test.py फाइल। अब मैं क्या करूंगा, इसको रन करूंगा, python 3 test.py। अब ये क्या कर रहा है, मॉड्यूल नेम नॉट फाउंड, नो मॉड्यूल नेम पांडास आ रहा है। इसको पांडास मिल ही नहीं रहा है लाइब्रेरी में, क्योंकि हमने इंस्टॉल ही नहीं की। तो मैं क्या करता हूँ, अब पिप इंस्टॉल पांडास करता हूँ। देखो पांडास इंस्टॉल हो रही है लाइब्रेरी, और ये पिप इंस्टॉल पांडास करने के कारण पांडास का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड हो रहा है। और उसके सिर्फ वो लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं हो रही है, उसके साथ कुछ और लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो रही है, जैसे numpy है, क्योंकि पांडास इज बेस्ड ऑन numpy, राइट। तो numpy इंस्टॉल हो गई, पांडास इंस्टॉल हो गई, डेट यूटिल इंस्टॉल हुई, pytz6 और tz डेटा ये एक इंस्टॉल हो गई। ये सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हुई है। अब मैं अगर पिप लिस्ट करता हूँ तो देखो यहाँ पे ना, सारी लाइब्रेरीज ये जो पांडास को रिक्वायर्ड है वो सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो गई। अब अगर यही सेम प्रोजेक्ट अब मैं रोहित के लैपटॉप पे रन करना चाहूँगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये सेम प्रोजेक्ट मैं अपलोड करूँगा, राइट, गिटअप के ऊपर। और गिटअप में मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट कभी भी अपलोड नहीं करता, क्योंकि ये ब्लोटेड होता है, काफ़ी हेवी होता है ये एनवायरनमेंट सारी लाइब्रेरीज के कारण। तो हम कभी भी ये एनवायरनमेंट अपलोड नहीं करते। तो फिर आप बोलोगे कि अगला मतलब सामने वाला आदमी जब वो डाउनलोड करेगा तब वो कैसे रन कर पाएगा, ये सवाल होगा आपको। तब हम क्या करते हैं, test.py के साथ और एक फाइल बनाते हैं, requirements.txt नाम की। अब इसमें सारी लाइब्रेरीज को मेंशन करते हैं। अब मेंशन कैसे करेंगे लाइब्रेरीज को, यहाँ से सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे, पिप फ्रीज। नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हैं शायद हम, पिप फ्रीज माइनस। सर सिर्फ पांडास वगैरह भी लिख सकते हैं, पांडास numpy सीबॉर्न ऐसे। हाँ हाँ, बट एग्जैक्ट लाइब्रेरी का वर्जन लगेगा ना हमें, तो ऐसा तो लिख सकते हैं, बट वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है नहीं, हाँ क्योंकि वो लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करेगा। हमें लेटेस्ट वर्जन नहीं अब आगे से चाहिए, हमें एग्जैक्ट वर्जन चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, पिप फ्रीज माइनस आर, देखते हैं हम काम करता है। नहीं, अब आप वो चेक कर लेना कौन सी कमांड ऐड करती है। तो मैं तो अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, ये मैन्युअली कॉपी कर रहा हूँ इससे, और यहाँ जाके पेस्ट कर रहा हूँ, ये सेव कर रहा हूँ फाइल, दैट्स इट। कोई भी बंदा क्या करेगा, ये प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है, ये प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद दिस requirement.txt फाइल को डाउनलोड कर लेगा गिट क्लोन करके। एक बार उसने क्लोनिंग की तो क्या क्या होगा, उसके पास requirement.txt आ जाएगी। तो उसके केस मशीन में क्या करेगा, ये डाउनलोड करेगा और एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा वो मैन्युअली, पाइथन -m करके, और एक उसको एक्टिवेट करेगा। उसको एक्टिवेट करने के बाद ये क्या करेगा बंदा, सिर्फ रिलीज करने के बाद पिप इंस्टॉल -r requirements.txt करेगा, दैट्स इट। देखो यहाँ पे सारी लाइब्रेरीज ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। अभी के लिए तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई आ रहा है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी उस एनवायरनमेंट में लाइब्रेरीज है। बट सामने वाला बंदा सिर्फ ये रन करेगा, ये कमांड पिप इंस्टॉल -r requirement.txt, जितने भी
लाइब्रेरीज मेंशन की है, डिपेंडेंसीज मेंशन की है हमने रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी में। आप क्या करो, उसको 1 बाय 1 इंस्टॉल करते जाओ एग्जैक्ट विथ एग्जैक्ट वर्जन। तो सब कुछ इंस्टॉल करते जाएगा विथ एग्जैक्ट वर्जन। अब आप आपका एक्सपेरिमेंट रन कर सकते हो। पहले जो अब एरर आ रहा था हमें पांडास नॉट फाउंड बोल के, अब ये एरर आता है क्या देख लेते हैं हम। देखो रन हो गई फाइल, वैसे फाइल में कुछ नहीं है बट ये फाइल रन हो रही है। पहले हमें एरर आ रहा था, अब एरर एटलीस्ट एरर नहीं आ रहा, बस कुछ वार्निंग्स आ रही है। वो बोल रहा है कि पायर लगेगी हमें लाइब्रेरी, वो इंस्टॉल करो, बाद में वो इंस्टॉल करते रहो, आप पिप को अपग्रेड करो। तो इसको बोलते हैं हम वर्चुअल एनवायरनमेंट डिपेंडेंसी मैनेजर। सबको समझ में आया? किसी को कुछ डाउट्स? इसको ट्राई करके देखना पड़ेगा तब। सर सर एक डाउट था मुझे पूछो। इसमें। इससे पहले जब हमने चेक कर रहे थे तब उसमें एलएस में जब हम लोग देख रहे थे कि इसमें काफी थी, क्या था? ये हमारे ये जो पैकेज थे काफी थे इसमें, पहले वो हमने डिलीट तो किए नहीं थे, तो इसमें फिर तीन, इसमें डिलीट फिर नहीं किया, बाद में क्या गैप कर? डिलीट नहीं किया, सिर्फ हमने ये एनवायरनमेंट एक्टिवेट किया। तो एनवायरनमेंट बाकी बाहर के लाइब्रेरीज को लेता नहीं है वो। अब जब मैं डिसएक्टिवेट डीएक्टिवेट करूंगा इसको, अब इसको डीएक्टिवेट कैसे करते हैं? तो सिंपली कमांड लिखो डीएक्टिवेट। अब डीएक्टिवेट लिखने के बाद ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। देखो अब अगर मैं करता हूँ पिप लिस्ट फिर से, तो मेरे लोकल में जितनी डिपेंडेंसीज है वो आ जाएगी। पिप लिस्ट डीएक्टिवेट करने के बाद सिंपल कमांड डीएक्टिवेट, और ये करने के बाद फिर से मैं अगर बाहर जाता हूँ इस एनवायरनमेंट के, अब इस एनवायरनमेंट का लेना देना नहीं है, अब मैं बाहर हूँ इससे। तो यहाँ पे सीधा एप्पल आ रहा है, पहले VENV ब्रैकेट में आता था। यहाँ पे देखो अब मैंने ये कमांड यूज की डीएक्टिवेट, उसके कारण ये डीएक्टिवेट हो गया। और मैं फिर से अब जो लोकल की डिपेंडेंसीज है वो एक्सेस कर सकता हूँ, वर्चुअल एनवायरनमेंट में एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। तो उस केस में वो रिस्ट्रिक्ट कर देता वो तो नहीं। हाँ अब क्लियर है डाउट आपका? और भी Yes, कुछ sir. डाउट Thank है you, तो हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ये वर्चुअल एनवायरनमेंट होता क्या है, कैसे काम करता है। चलो अभी 15-20 मिनट में हम स्टैकिंग समझ लेते हैं। स्टैकिंग टेक्निक है, एडवांस एंसेंबल टेक्निक है। अभी हमने बेसिक एंसेंबल टेक्निक्स देखी, कोई इसको ensemble बोलता है, कोई एंसेंबल बोलता है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली उसको एंसेंबल बोलता हूँ। आप जो भी बोलो इसको।
ensemble बोलो या ensemble बोलो। स्टैकिंग, ब्लेंडिंग, बैगिंग, बूस्टिंग धीरे धीरे हम वन बाय वन देखेंगे। आज कवर एटलीस्ट हम स्टैकिंग करेंगे। स्टैकिंग क्या होता है? Stacking is a way to ensemble multiple classification or regression models. There are many ways to ensemble models. The widely known models are bagging और boosting. तो बैगिंग बूस्टिंग हम आगे जाके देखेंगे, आज देखने की जरूरत नहीं है, इवन उसकी डेफिनेशन भी देखने की जरूरत नहीं है। स्टैकिंग देखो, स्टैकिंग क्या होता है? समटाइम्स कॉल्ड स्टैक्ड जनरलाइजेशन। स्टैक, एक के ऊपर एक मॉडल लगाना, प्लेस करना। The point of stacking is to explore a space of different models for the same problem. The idea is that you can attack a learning problem with different types of model which are capable of learn some part of the problem but not whole space of the problem. So you can build multiple different learners and you can use them to build an intermediate prediction, one prediction for each learned model. Then you add a new model which learns from the intermediate predictions the same target. This final model is said to be stacked on the top of the other, hence the name. चलो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थियरी हो गया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम यूज कैसे कर रहे हैं देखो यहाँ पे। अब इसका अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सब लोगों ने ऐसा ही इम्प्लीमेंट किया है सब जगह पे। उसका लॉजिक भी अलग अलग लोग करते हैं स्टैकिंग का, बट स्टैकिंग होता कैसे है, बेसिक स्टैकिंग कैसे होता है ये देखते हैं हम। तो देखो यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा है हमारे पास। ट्रेनिंग डेटा आपको पता है m इंटू n रोज का है। अब इसी के ऊपर आप क्या करोगे, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स लगाओगे। अब डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स लगाने के बाद यहाँ पे देखो मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, मॉडल 4, चार के चार टारगेट वाई हैट मिलेंगे आपको, राइट? अब मैं 4 मॉडल्स यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे क्या हो रहा है, 4 प्रेडिक्शन मिल रहे हैं। एक वाई हैट वन यूज करता हूँ मैं उस वर्ड को। एक जो मिल रहा है वो दूसरे मॉडल से मिल रहा है मुझे, वाई हैट 2। एक जो है वो तीसरे मॉडल से मिल रहा है मुझे, वाई हैट 3। ये 3 मॉडल है। अब 3 मॉडल के प्रेडिक्शन आ रहे हैं कुछ। अब ये क्या कर रहे हैं, हम आगे जाके एक मेटा मॉडल बना रहे हैं। अब मेटा मॉडल क्या कर रहा है, इन तीनों को एज ए एक्स कंसिडर कर रहा है अब वो, और ये मॉडल एक ही वाई को प्रेडिक्ट कर रहा है। ये तीनों अब क्या हो गए, इस मॉडल के लिए एक्स हो गए, एज ए x1, x2, x3 इनपुट हो गए। अब ये जो पहले आउटपुट थे, पहले आउटपुट किसके थे, 4 मॉडल्स के थे, वो तीन मॉडल्स के मान के चलो। इस केस में, हमारे केस में 3 मॉडल्स बनाए हमने, बेस मॉडल्स। 3 मॉडल ने हमारे आंसर दे दिए। अब ये आंसर अगले मॉडल का एक इनपुट होगा, एज ए x1, x2, x3 होगा अब अगले मॉडल के लिए। और जो मॉडल का प्रेडिक्शन मिलेगा ये हमारा वाई हैट होगा, फाइनल वाई हैट। अब ये वाई एक्चुअल के साथ कंपेयर करेंगे, दैट्स इट। इसको बोलेंगे हम स्टैकिंग। स्टैक कर रहे हैं हम एक दूसरे के ऊपर, ये भी स्टैकिंग की, और फिर बाद में मेटा मॉडल बनाया हमने। तो ये सिंपल इम्प्लीमेंटेशन ये है। अब कई लोग अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं उसका। अब ये क्या करते हैं, पहले केस में क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास x1, राइट, x2 और x3, ये 3 इनपुट वेरिएबल्स है मेरे पास, और मैं प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ y को। अब मैं जब y को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, तब पहले मैं मान के चलो कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन मैंने फिट किया और मुझे y मिला। y किससे मिला, लॉजिस्टिक रिग्रेशन से मिला। और एक मैंने फिट किया मॉडल, वो x1, x2, x3 के साथ।
x1 x2 x3 के ऊपर और मैंने एक मॉडल यूज किया, y_ डिसीजन ट्री dt यूज किया मैंने, और एक मॉडल यूज किया, उसका एक रिजल्ट आया, उसको भी मैं अपेंड कर रहा हूँ इस डेटा के साथ, और एक रिजल्ट आया, वो है knn के नियरेस्ट नेबर्स का एक एल्गोरिदम बनाया मैंने, और ये ऐसे अलग अलग एल्गोरिदम चूज किए हमने, और इसका ये रिजल्ट है y है मेरे पास। अब क्या करूंगा मैं, मेटा मॉडल बनाने के लिए मैं ये सारे वेरिएबल्स एज ए इनपुट वेरिएबल्स लूंगा, x1 भी लूंगा, x2 भी लूंगा, x3 भी लूंगा, x4 भी लूंगा, x5 भी लूंगा, ये और ये लास्ट का ये भी लूंगा, और ये सब अब इनपुट होंगे, x1 x2 x3 x4 x5 x6, और इससे एक प्रेडिक्ट करूंगा मैं फाइनल y हैट को। ये अलग इम्प्लीमेंटेशन है, थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है, राइट? आप समझ पा रहे होगे अलग क्या है इसमें दोनों इम्प्लीमेंटेशन में। पहले हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे 3 वेरिएबल थे मेरे पास, x1 x2 और x3। अब मैंने 3 डिफरेंट मॉडल्स बनाए, और 3 डिफरेंट मॉडल्स के 3 डिफरेंट आउटपुट आए, और अब ये आउटपुट मैं एज ए इनपुट लूंगा अगले मॉडल के लिए। मैं x1 x2 x3 ले ही नहीं रहा इस केस में, या इस केस में ले रहा हूं मैं x1 x2 x3 भी, तो अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन है, बाकी कुछ नहीं। बाकी स्टैकिंग क्या होती है एटलीस्ट ये पता चल गया है आपको। फिर से एक बार यहाँ से समझेंगे हम थ्योरी से। अब यहाँ पे देखो, ट्रेनिंग के दौरान हम अलग अलग मॉडल बना रहे हैं, मॉडल 1 मॉडल 2 मॉडल 3 मॉडल 4, 4 मॉडल इसी के ऊपर। तो इसी के ऊपर 4 मॉडल बनाएंगे तो 4 मुझे अलग अलग वाई हैट मिलेंगे, हर एक का अलग अलग वाई हैट मिलेगा, मतलब प्रेडिक्शन तो अलग अलग मिलेंगे, राइट? अब ये क्या करेगा, न्यू ट्रेनिंग सेट फॉर सेकंड लेवल मॉडलिंग कंसिस्टिंग ऑफ प्रेडिक्शंस फ्रॉम द फर्स्ट लेवल मॉडल, कंसिस्टिंग ऑफ द प्रेडिक्शंस मतलब क्या कि x1 x2 x3 प्लस y1 y2 y3 y4 एज एक्स वेरिएबल्स, ये सारे एज एक्स वेरिएबल जाएंगे अगले लेवल के मॉडल में, और फिर इससे फाइनल प्रेडिक्शन मिलेगा। अब यहाँ पे मुझे आप बताओ कि दिक्कत कहाँ पे है, या फिर कहाँ पे डाउट है, तो हम डिस्कस करेंगे वो डाउट। कंसेप्ट क्लियर है क्या स्टैकिंग का? क्लियर है सर। क्लियर है सर। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग, वेद, मोनिका, सुशांत, यस सर। रोहित, प्रकाश, सर इन दो अप्रोच जो आपने बताई थी, और जो एक्स यूज करेंगे और एक्स विदाउट, दोनों में से कौन सा यूज करना चाहिए, वो कैसे चूज करेंगे? एक्चुअली क्या है, अगर आप मैन्युअली यूज करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे मैन्युअली यूज किया है तो कैसे भी यूज करो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे देखो कोड मैनुअल है, मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा वो भी। यहाँ पे जो कोडिंग की है वो मैनुअल टाइप से की है, बट मैं जहाँ तक जानता हूँ हमारे पास स्टैकिंग क्लासिफायर होना चाहिए उसके लिए। एक सेकंड दे दो मुझे। स्टैकिंग क्लासिफायर आया हुआ है, जो मेरा इम्प्लीमेंटेशन है वो पुराना है। अब आप नए इम्प्लीमेंटेशन में देखो तो ये क्या कर रहा है, ये ऐसा इस टाइप कर रहा है, ये सेकंड अप्रोच ले रहा है। ओके सर, क्लियर। हाँ, स्टैकिंग क्लासिफायर आया है, अब आपको इतनी सारी मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। ये सैंपल कोड है। अभी मैं इसमें नहीं जाऊंगा, ठीक है? मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है इसको, ट्रेनिंग सेट और फिर dt और knn, और फिर एक और बढ़ेगा, जितने बढ़ेंगे उतने ट्रेनिंग सेट में ये भी एज एक्स वेरिएबल काम करते जाएंगे, क्योंकि आप स्टैकिंग कर रहे हो उसकी। बट ये इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अब मैं इम्प्लीमेंटेशन ये नहीं पढ़ाऊंगा आपको। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? तो इनबिल्ट आ रहा है, यूज कर सकते हैं।
ये इनबिल्ट आया है इसमें, स्टैकिंग क्लासिफायर बोल के एस्टिमेटर से यहाँ पे, और फाइनल एस्टिमेटर भी है यहाँ पे। तो इंटरमीडिएट एस्टिमेटर्स कौन से यूज करना चाहते हो और एक फाइनल एस्टिमेटर कौन सा यूज करना चाहते हो, और क्रॉस वैलिडेशन यूज करना चाहते हो कि नहीं, स्टैक मेथड कौन सी है, स्टैकिंग कैसे कर रहे हो आप उसको, ये अलग अलग वेज उन्होंने दिए हैं ऑलरेडी। पे इम्प्लीमेंटेशन है तो देखेंगे। देखो यहाँ पे एस्टिमेटर्स आपको लिखने हैं, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, राइट, यहाँ पे एक ही दिया है एक्चुअली, स्टैकिंग क्लासिफायर में एस्टिमेटर एक ही है, और लीनियर एसवीसी भी है, ठीक है, दो है, एसवीआर, इसमें एसवीसी दो उन्होंने एस्टिमेटर्स दिए हैं, बेस एस्टिमेटर्स, और उसके बाद एक फाइनल एस्टिमेटर एक दिया है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। बस इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन है अब इसका, इम्प्लीमेंटेशन है, सॉरी। देखो यहाँ पे लोड आई रिस्क, एक्स और वाई लोड आई रिस्क, उसके बाद एस्टिमेटर्स, एस्टिमेटर्स कैसे दिए हैं, आप मल्टीपल दे सकते हो। अब यहीं पे आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से दे सकते हो आप। ये इस एपीआई को देख लो एक बार, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन को, कैसे कैसे आप ये शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो और कैसे लिखना चाहिए, और कौन कौन से एस्टिमेटर्स अवेलेबल है अब इसमें, कौन कौन से किए हैं उन्होंने अवेलेबल, वो भी आप एक बार चेक कर लो। तो एस्टिमेटर्स यहाँ पे देखो ऐसे लिख सकते हो, और फाइनली हम एस्टिमेटर्स इक्वल टू एस्टिमेटर्स, मतलब ये एस्टिमेटर्स, और एक फाइनल एस्टिमेटर या आपने हार्ड कोड किया है यहीं पे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, बस। और फिर CLF एक क्लासिफायर बन गया आपके पास, और क्लासिफायर डॉट फिट आपको पता है, ये एक्सट्रेन वाई ट्रेन को फिट करते हैं, और इन्होंने एक ही कोड में सब कुछ किया है, उसका स्कोर भी निकाला है, उसका स्कोर यानी उसकी एक्यूरेसी, क्योंकि ये आइरिस डेटा सेट है तो ये क्लासिफिकेशन टास्क है, तो स्कोर का मतलब यहाँ पे ये एक्यूरेसी का स्कोर है। एक्यूरेसी कितनी मिली, 0.9, मतलब 90% मिली यहाँ पे हमें। पहले हम मैन्युअली करते थे, इस टाइप स्टैकिंग होती थी, इसमें नहीं जाना है, हम थ्योरी तो पढ़ लिया हमने वैसे भी, आप इंटरेस्टेड हो तो पढ़ लो चीज़, बट आप बोलोगे कि इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट आपको ये कंसेप्ट एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप भी अगर करना चाहते हो तो थोड़ा सा एडवांस टेक्निक से, राइट, तो आपके मॉडल की एक्यूरेसी अगर बढ़ानी है तो इस टाइप का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इम्प्लीमेंटेशन, बट आप कर पाओगे। चलो, अब इम्प्लीमेंटेशन वाइज किसी को डाउट है क्या? नहीं सर, नहीं है, राइट, ऑल क्लियर। यस सर। एटलीस्ट मुझे अजय से, विवेक से, राइट, जो शुरुआत के दिनों से काफ़ी कंसिस्टेंटली अटेंड कर रहे हैं क्लास, अलॉन्ग विथ सुशांत और मोनिका, अब चारों से पूछना है कि हमारा पेस कैसा है, सही है, आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा फास्ट है, स्लो है, या फिर एकदम बढ़िया चल रहा है? ठीक है सर, इसी पे से चलेंगे। सही है, हाँ सही है, उतना फास्ट भी नहीं और स्लो भी नहीं, समझ में आ रहा है थोड़ा। समझ में तो आ रहा है सर, प्रैक्टिस कम पड़ रही है सर, इसलिए इसकी वजह से थोड़ा आपकी साइड से कम पड़ रही है, तो हाँ प्रैक्टिस का तो है, इशू है थोड़ा। उसको यार रिजॉल्व करो, आप कैसे भी करके ना, थोड़ा सा आपने ठाम ली है, आपने कंसिस्टेंटली क्लासेस किए हैं थ्रू आउट ये 6-7 महीने, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप में से हर कोई ट्रांजिशन कर पाए डीएस में, तो मेरी तो बहुत इच्छा है, बट आप बोलो कि कैसे क्या करना है, कैसे फिगर आउट करना है, मेरे साथ कुछ इन्वॉल्व करके एक्टिविटीज करना है तो वो मुझे बताओ, बट आप करो वो चीजें, मैं जितना बोलता हूँ ना, जितना बोल रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे और एक असाइनमेंट देनी है आपको,
बट आपने पिछली कंप्लीट नहीं की है अभी तक, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट आप बैठो कंप्लीट करो। मुझे पता है कि 1-2 दिन ही मिलते हैं, उसमें भी मैं आपको असाइनमेंट्स वगैरह दे देता हूँ, बट मैं भी कम से कम देने की कोशिश कर रहा हूँ आपकी बैच को एटलीस्ट। नहीं तो फिर आप पुराने लेक्चर्स आप देखोगे ना शुरुआत के दिनों में, या फिर ये दूसरी भी कुछ लेक्चर्स देखो आप मेरे, जैसे विवेक बोल रहा था एक बार कि मैं उनको तो वीडियो कैमरा ऑन करके ही बाद में तो पढ़ाता था, और अगर मैंने ज्वाइन किया और उन्होंने विदाउट कैमरा अगर वो ज्वाइन हुए हैं तो मैं सीधा उनको ड्रॉप करता था। तो इतना मैं स्ट्रिक्टली बैच को हैंडल करता था उस टाइम। बट अभी अगर कुछ कहना जाऊँ आपको, तो आप क्लास करना ही बंद कर रहे हो, जैसे आशा ने किया, राइट? जैसे बाकी लोगों ने किया। तो वो मैं उतना स्ट्रिक्ट भी नहीं हो पा रहा। तो पता नहीं, थोड़ा-सा आपको लग रहा होगा कि अरे यार, ऐसा तो कोई नहीं करता और ये बंदा कैसे हमारे ऊपर हुँ, चिल्ला रहा है। ये सर इश्यू तो नहीं होना यहाँ पे चाहिए मेरे थोड़ा-सा ख्याल ईगो इश्यू होता है कभी-कभी। से। ना ये होना तो नहीं तो चाहिए। हम नहीं नहीं सर, वो तो नहीं होता है। ये नहीं होना चाहिए, राइट? प्रोफेशनलिज्म में तो नहीं होना चाहिए, जब नहीं नहीं, जब कंपनी में काम करते सभी वैसे हैं वर्किंग वाले। हाँ, हाँ। वो कंपनी में सर अपने मैनेजर से इशू हो जाता हम लोगों को। हाँ, ऐसा तो नहीं हाँ, जहाँ काम मतलब हो पैसे जाता है, राइट, राइट। हर वक़्त वो भी मतलब चिल्लाते हैं, हमें काम करना पड़ता है उस एनवायरनमेंट में। तो हमारे यहाँ तो सर 100% है, सभी एम्प्लॉय नहीं है, जैसे अब लोग 100 है तो 99 तो मैनेजर से चिढ़े ही रहते हैं। तो वो तो सभी जगह होता है इशू। सब जगह और ऐसे राजनीति भी होते हैं। हाँ, अब मैं काफ़ी मतलब सॉफ्ट होने की कोशिश करता हूँ एटलीस्ट आपके बैच को। मैं नहीं तो मैं उतना सॉफ्ट हूँ नहीं। मैं तो सर कोशिश तो यही करता हूँ, चाहे बच्चा सिखाए कोई सिखाए, मतलब क्या ईगो कहाँ आना चाहिए, क्यों आएगा भाई, बेंच सीखना सर चाहिए। लर्निंग हाँ लर्निंग आना चाहिए तो ईगो बाजू में ही हाँ, रहना चाहिए सर, ऐसा कुछ ईगो नहीं नहीं रहना है चाहिए। हाँ, एक्चुअली। पढ़ाई में तो नहीं रहना द चाहिए। प्रॉब्लम इज कि मतलब ये नॉलेज ऐसा है कि यू लर्न समथिंग यू फॉरगेट प्रीवियस, ऐसा हो रहा है सर। मतलब वो हाँ, रिकलेक्ट ही नहीं होता हाँ, है। यही हो रहा है। हाँ। क्योंकि इतना बड़ा विड्थ है इसका, इतना डेप्थ भी है। सर अ, डेप्थ कुछ ज्यादा ही है, समझे। हाँ। बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है सर एक्चुअली। एवरी बहुत टाइम भी ईडीए तक हम लोग कर पाते हैं, उसके बाद वाला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर सबसे बड़ी चीज है ईडीएम में भी हमें इतना टाइम लग जाता, तो हमें समझ में कुछ समझ नहीं आता। ईडीएम करने बैठते हैं तो मतलब कितना टाइम ले लेते हैं। राइट। कुछ नहीं आता समझ में। नहीं, ये होगा, ये प्रॉब्लम होगा। अब अभी इसको अभी सॉर्ट आउट कैसे करें, वो इश्यू है अब वो। बट ये है कि जैसे विवेकानंद एटलीस्ट करता है कि कल उसने 2-3 बार मुझे पूछा कि एग्जैक्ट सर क्या करना है, राइट? विवेक तो बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, मैंने देखा हाँ, है। हाँ, मैं विवेक के साथ कनेक्ट होता हूँ कभी कभार। राइट, क्योंकि विवेक कर सकते हैं, राइट, फुल टाइम कर सकते हैं, वो ज़्यादा डेडिकेटली कर भी रहे हैं। वैसे आप सब लोग एटलीस्ट क्लासेस कंसिस्टेंटली करते हो, आप करने की कोशिश करते हो, वो भी काफ़ी है, बट ट्रांजिशन के लिए काफ़ी नहीं है, राइट? टू बी वेरी फ्रैंक, तो आपको थोड़ा-सा वो करना है। जब जब मैं बोलता हूँ तब असाइनमेंट करनी है, कुछ क्वेश्चन है तो फटाक से 1-2 मिनट का कॉल लेना है और वो क्लियर करवाना है, जो अगर थोड़ा-सा क्लियर नहीं भी है। जो भी है, मैं तो हूँ ही आपके लिए, राइट? यस सर, ये यस कुछ कुछ भी करके आप करो मत करो। हाँ सर, ट्रांजिशन तो करना ही है, मैंने तो टारगेट वही है। राइट, राइट। यस सभी सर, का होना बिल्कुल। चाहिए। अब मुझे भी ऐसा लगता है ना कि ट्रांजिशन होना ही चाहिए, तब जाके दुकान चलती रहेगी मेरी भी। नहीं तो फिर अब आपको तो पता है कि मैं कुछ नहीं छोड़ता, ठीक है? मैं कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे पता है बट मैं बताना नहीं चाहता, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। जित जि आखिर में कोर्स खत्म होने के बाद ऐसा होगा कि जितना नॉलेज मुझे है उतना नॉलेज आपको मिलेगा, उसके बियॉन्ड मुझे भी नॉलेज नहीं है फिर इस फील्ड में, ठीक है? ये कंसीडर करना आपको। आप फिर डिफरेंस क्या रहेगा आपके और मेरे में? तो मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस ज़्यादा है। अगर कोई प्रॉब्लम आता भी है तो मुझे पता है कि कैसे उसको रिसर्च करके सॉल्व किया जाए। बस उतना एक्सपीरियंस मेरा काम आएगा। बाकी तो आप नॉलेज वाइज़ आपका और मेरा सेम रहेगा। आप जितने इनेबल हुए हो उतना ही मैं हूँ इनेबल्ड, राइट? बाकी तो हमें रिसर्च करके इम्प्लीमेंट करनी है काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि
अनएंडिंग है यहाँ पे। अब मैं देख रहा हूँ LLM सीख रहा हूँ, या फिर और कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ रही है, जैसे रिसेंटली हमने इसके ऊपर वर्क किया था, नेम्ड एंटिटी रिजोल्यूशन के ऊपर। अब एंटिटी रिजोल्यूशन क्या है? एंटिटी रिजोल्यूशन माने आप ही एक यूजर हो, बट आपने गूगल के ऊपर अलग सा नाम है आपका नाम सिर्फ वेद सोनपाली है, और यहाँ पे अमेजोन के ऊपर आपका नाम अलग है, आपका नाम वेद प्रकाश है, वेद प्रकाश सोनपाली है, या फिर वेद प्रकाश है सिर्फ। तो सेम पर्सन सेम है, राइट, बट उनका अलग अलग आइडेंटिटी है, अलग अलग वेबसाइट के ऊपर, मान के चलो। तो हमें वो रिजोल्व करनी है, आइडेंटिफाई। अगर एग्जैक्टली सेम होता तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हम निकाल सकते थे, बट एग्जैक्टली सेम भी नहीं है, तो एग्जैक्ट डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं है ये। तो इनको बोलते हैं एंटिटी रिजोल्यूशन। अब ये रिकॉर्ड्स एक ही आदमी के हैं, सारे रिकॉर्ड से थोड़ा थोड़ा अलग अलग नेम है, अलग अलग ईमेल आईडी यूज करता है आदमी, राइट, बट वो मैचिंग है। उनको बोलते हैं आप फजी टेक्स्ट मैचिंग, या फिर आप बोलते हो डी डुप्लीकेसी लाइब्रेरी यूज करके आप वो कर सकते हैं, या फिर और झिंग एआई वगैरह काफी सारी लाइब्रेरीज है उसके अराउंड बिल्ड हुई। ये आप डेड्यूप और पोसिडेक्स वगैरह रहता है क्या? क्या क्या बोले प्रकाश? डेड्यूप और पोसिडेक्स वगैरह एल्गोरिथम रहते हैं क्या? पोसिडेक्स करके एक ये है, सर्च करते हैं कस्टमर का, मतलब नहीं, अलग अलग कॉम्बिनेशन में सर्च करता है ना वो, ये वही है यहाँ पे क्या? आप फजी मैचिंग करते हो। अब आप जो बोल रहे हो सकता है और एक इम्प्लीमेंटेशन हो उसका, काफी सारे इम्प्लीमेंटेशन है, काफी सारे लैब्स ये है, हमारा बैंक्स में यूज होता है सर, पोसिडेक्स सर्च बोलते हैं हम लोग उसमें। अच्छा, तो एक ही आदमी है और उनके डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स देखते हो क्या आप? एक ही रिकॉर्ड का थोड़ा सा सिमिलर रिकॉर्ड मैच करते हो क्या? मतलब अगर सपोज अभी मैं हूँ, तो मैंने अगर सपोज HDFC बैंक में ही मल्टीपल प्रोडक्ट परचेज किए हैं, और अभी अलग अलग KYC अलग अलग जगह पे दिए होते हैं, राइट, कभी इलेक्शन कार्ड दिया होता है, कभी पैन कार्ड दिया होता है, कभी आधार कार्ड दिया होता है, नेम अगर मिसमैच रहेगा, या फिर डेटा एंट्री में किसी इसमें फादर का नाम डाल दिया है, किसी इसमें फादर का नाम नहीं डाला है, किसी इसमें शॉर्ट फॉर्म्स डाले रहेंगे, तो वो कस्टमर को मैच करना पड़ता है ना। तो वी नीड टू आइडेंटिफाई द सिंगल कस्टमर, तो ये उसमें यूज होता है क्या? ये मल्टी राइट, आइडेंटिटी कस्टमर को सिंगल इसमें कन्वर्ट करना है? राइट, वेरी गुड, वेरी गुड, यस यस, प्रकाश, सेम क्योंकि यूज केस। हमारे इसमें ये होता है, पोसिडेक्स और डेडीयूपी में सर्च होता ही है, इसमें हम लोग हाँ, मैच करते रहते राइट राइट राइट, ये वही वही यूज केस है। हम इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। आपका जो ये है, क्या बोलते हैं आप, आपके यहाँ पे जो एप्लीकेशन है उसके बारे में भी आप थोड़ा सा हमें समझाओ सबको, ठीक है? हैं। यस सर, यस, हाँ, यस। थोड़ा सा गैदर करो इन्फॉर्मेशन इसके अराउंड, और हो सकता है तो थोड़ा सा डेमो दे दो, या फिर एक 5-10 मिनट में समझाओ आपकी एग्जैक्टली हो क्या रहा है वहाँ पे, कैसी सिस्टम और क्या एल्गोरिदम्स यूज कर रहे हो लोग, अगर मशीन लर्निंग यूज कर रहे होते हैं। अगर मशीन लर्निंग यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर रिजेक्ट्स या फिर रूल बेस्ड कैसी सिस्टम उन्होंने बनाई है, तो हमें उनकी करेक्ट, जानकारी करेक्ट, मैं थोड़ा सा सर्च अगर, के ऊपर। और हाँ, हम फिर उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यस सर, यस। तो देखो, इस टाइप काफी कुछ नया सीखने के लिए भी है यहाँ पे। तो जल्दी जल्दी सिर्फ असाइनमेंट कंप्लीट करो, एटलीस्ट जो मैं बोल रहा हूँ, राइट। और 2-3 डॉक्यूमेंट्स हमने आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए डाले हुए हैं, उनको रीड करते जाओ, एक 10-15 एटलीस्ट रीडिंग हो जानी चाहिए आपकी। जेरोक्स निकालो उसका, जो भी करना है करो, और खुद के नोट्स तो निकालना ही है आपको। तो पर वैसे नोट्स नहीं मिल पाएंगे हम लोगों को, जैसे किसी को पहले किसी ने बनाया? पहले बनाए हैं, मैं नीलेश के आपको भेज देता हूँ वो PDF करके। सभी करवा देंगे। ठीक है, मैं करवा देता हूँ। आपका ही वाला कोई वैसा स्टूडेंट होगा वही सही रहेगा हमारे लिए। राइट, ठीक है, मैं नीलेश से एक बार बात कर लेता हूँ इसके बारे में। और एक मुझे आपको बताना था यार, फ्लास्क API Zomato,
सर बीच में एक इसमें ना मैंने मतलब डेटाबेस को गूगल कोलैब में हम लोग डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं एपीआई थ्रू, राइट? के थ्रू तो वैसा जुपिटर नोटबुक में वगैरह कर सकते हैं क्या सर? बिकॉज जुपिटर नोटबुक तो लोकल मशीन में होता है ना, जुपिटर क्योंकि से क्या करना है? उसमें अभी सेट का अगर size ज्यादा रहेगा ना तो वो डायरेक्ट फैच कर देता है। नहीं, जुपिटर से क्या करवाना है आपको, लोकल जुपिटर से? अभी गूगल गूगल कोलैब में क्या होता है ना, सपोज वी वांट टू हैव अ डेटा सेट। अभी अर्थक्वेक प्रिडिक्शन का एक डेटा सेट मैं देख रहा था, हाँ। उसमें क्या था कि वो डेटा सेट काफी हेवी था। हम्म। तो उसमें उन्होंने ऑप्शन क्या बताया कि गूगल कोलैब में आप उसको फेच करो एपीआई के थ्रू। तो एपीआई की के थ्रू वो फेच किया तो वो फटाफट डाउनलोड हो गया। इट टुक हार्डली सम टाइम। तो वैसा हम लोग जुपिटर नोटबुक में एपीआई के थ्रू कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं तो सेम। वो अपने लोकल मशीन में डाउनलोड होता है या कैसे होता है? लोकल में डाउनलोड होगा, सब कुछ लोकल में होगा। विद दैट स्पीड डाउनलोड होगा सर? मतलब उतना स्पीड से डाउनलोड होगा? शायद नहीं, बट होगा। आपके वो तो आपके मशीन के ऊपर है। अब आप कोलैब का यूज नहीं कर रहे हो ना, मशीन आप खुद का यूज कर रहे हो, तो आपका अगर कोलैब से बेहतर मशीन है तो ज्यादा फास्ट डाउनलोड होगा, नहीं तो फिर स्लो डाउनलोड होगा। अच्छा अच्छा, या फिर गूगल ड्राइव में डाउनलोड? नहीं, वो तो फिर कोलैब में ही डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा है। तो वही था, वो इसमें नहीं जम रहा था मुझको जुपिटर नोटबुक में वो डेटा सेट लेना, क्योंकि इट वाज वेरी हेवी। 19 जीबी का कुछ था सर वो। लोकल में कभी कभी हो पाता है वो बस। एग्जैक्टली। जोमेटो रेटिंग प्रेडिक्शन, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है? स्क्रीन शेयर नहीं है सर। एक मिनट है, मैं करता हूँ स्क्रीन शेयर। देखो दिख रही है स्क्रीन? हाँ, आप दिख रहे हैं। हाँ, अब ये आपको इम्प्लीमेंट करना है बस। फ्लास्क क्या होता है? फ्लास्क इंट्रोडक्शन एंड टू एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट प्रेडिक्ट जोमेटो रेटिंग्स। जोमेटो रेस्टोरेंट रेटिंग्स, शायद ये रिग्रेशन का टास्क है, आप देख लो, फिगर आउट करो। और ये आपको एंड टू एंड इम्प्लीमेंट करना है पूरा, ये 8 लेक्चर्स तक, 1 से लेके 8, ठीक है? ये पूरे आपको मैंने लिंक सेंड की है आपके चैनल में, तो वहां से वो देख के इम्प्लीमेंट करो। इस इम्प्लीमेंटेशन को हो सकता यस है सर। हो सकता है हार्डली 3 या 4 घंटे लगे, 3 घंटे। बट आपको ये इम्प्लीमेंट करना है अगले वेनसडे तक, और वेनसडे शाम को हम फिर से मिलेंगे, रात को 9:30 बजे, 1 घंटे के लिए। मैं यस आपको सर। आपका असाइनमेंट रिव्यू करूंगा, बस आपको कितना समझा है, थोड़े से क्वेश्चन पूछूंगा बेसिक बेसिक। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने कॉपी पेस्ट किया है और कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ। हाँ, तो मैं सर थर्सडे को मिलूंगा आपको, मेरा ठीक ऑफिस रहता है। ठीक है चलेगा। आपके लिए थर्सडे, बाकी लोगों के लिए वेनसडे, और 2 दिन दे रहा हूँ मैं अलग। और आपको ये भी असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, राइट? ये असाइनमेंट, वर्चुअल एनवायरनमेंट की प्रैक्टिस, वो सारी चीजें। टोटल 2 असाइनमेंट है ना, कल दिया हुआ और आज दिया हुआ, दोनों राइट, कंप्लीट। हाँ, दोनों कंप्लीट करना है आपको वेनसडे तक। यस सर। हाँ, सर ये फ्लास्क का मोस्ट ऑफ द वर्किंग मशीन पर हमारे कंप्यूटर पर ही ना, मतलब गूगल कोलैब पे ऐसा कुछ नहीं है?